अगर ये वीडियो आपकी फीड में नजर आ रही है तो इसका साफ साफ अर्थ यही है कि ऊपर वाला भी यही चाहता है कि आप तक मदद पहुंचे। अगर आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो जहां पे आपका पार्टनर जो घर में एक अलग इमेज लेके चलता है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसकी इमेज बहुत डिफरेंट होती है। घर में तुम्हारे साथ कितना भी कलेश करे, गाली गलौज करे, हाथ उठाए, बहुत ज्यादा माहौल खराब करे, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो उनका इमेज बहुत डिफरेंट होता है। बहुत ही कूल होते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं और लोग उनकी अक्सर तारीफ करते हैं। तो ये होते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट। जब एक नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में आते हैं तो सिर्फ उन्हीं को नहीं डील करना होता है। एक नार्सिसिस्ट अपने साथ साथ इनेबलर्स और फ्लाइंग मंकीज को भी साथ में लाता है। अब आप कहोगे ये इनेबलर्स और फ्लाइंग मंकीज का क्या रोल है, तो चलिए आज इस वीडियो में वही देखते हैं। हाय, माय नेम इज रजनी और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि फ्लाइंग मंकीज और इनेबलर्स आखिर क्या होते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये फ्लाइंग मंकीज और इनेबलर्स आखिर इनका बिहेवियर क्या होता है, इनका की रोल क्या होता है। थर्ड पॉइंट, ये फ्लाइंग मंकीज और इनेबलर्स आखिर बनते क्यों हैं। फोर्थ पॉइंट, इनके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो चलिए आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो इनेबलर्स वो होते हैं जो कि एक नार्सिसिस्ट को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो पूरी सच्चाई जानते भी नहीं हैं कि एक नार्सिसिस्ट जब किसी विक्टिम के बारे में कुछ बता रहा होता है, वो ये जानने की कोशिश कभी नहीं करेंगे कि आखिर में हुआ क्या था। वो आधा अधूरा बात सुन लेते हैं और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वो एक नार्सिसिस्ट से डरते भी है। कहीं ना कहीं उनकी नीड पूरी हो रही होती है उस नार्सिसिस्ट से। तो कुछ ऐसी बात होती है जिस वजह से वो उसको अवॉइड करने के लिए या फिर नार्सिसिस्ट से डरने की वजह से वो इनेबलर्स जो है उस नार्सिसिस्ट को सपोर्ट करते हैं। इनेबलर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नार्सिसिस्ट जो कुछ भी कह रहा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। वो कहीं ना कहीं उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है या फिर वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि ये जो पर्सन जो कुछ भी कह रहा है और उसका ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो इसके पैटर्न को वो समझ नहीं पाता है। तो ये होता है इनेबलर। और इनेबलर्स अक्सर एक नार्सिसिस्ट के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। हो सकता है मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या सिस्टर इन लॉ। और मे बी ये भी हो सकता है कि उनके कोई बेस्ट फ्रेंड, वो भी इनेबलर हो सकते हैं। ये सब लोग मिलके एक नार्सिसिस्ट को सपोर्ट करते हैं। वो जो कुछ भी तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें कहता है उस पे वो बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ड्रामा क्रिएट करने में और लोगों को विश्वास दिलाने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट अक्सर अपने आप को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करता है लोगों के सामने। तो लोगों को लगता है कि यही सही है और वो जो विक्टिम है वो गलत है। तो यहाँ पे एक विक्टिम फंस जाता है और वो किसी को अपनी बात कह नहीं सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये फ्लाइंग मंकीज कौन होते हैं। तो ये जो फ्लाइंग मंकीज होते हैं ये एक नार्सिसिस्ट के ही एक्टिव एजेंट्स होते हैं और इन्हें एक नार्सिसिस्ट द्वारा ही रिक्रूट किया जाता है। जी हाँ, वो उन्हें काम पे लगा देता है। अब हो सकता है कि उनके कोई तुम्हारे कॉमन फ्रेंड्स हो, ठीक है, वो कॉमन फ्रेंड्स को चूज करता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस में ऐसे कोई पर्सन हो जिसे वो डोमिनेट करके उसको ये टास्क दे सकता है। तो ये फ्लाइंग मंकीज को कैसे टास्क देता है ये जानिए। सबसे पहले तो वो इन लोगों को एक टास्क दे देता है कि जब भी मेरा ये जो पार्टनर है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाता है तो वो क्या पोस्ट करता है, किन लोगों को फॉलो करता है, कौन उसे फॉलो कर रहा है, या फिर वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, या फिर सोशल मीडिया पे उसे क्या कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब उसकी हर एक जानकारी इन फ्लाइंग मंकीज के द्वारा वो इकट्ठा करता है। अब एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ्रेंड्स हैं, कहीं उनमें से फ्लाइंग मंकीज तो नहीं है? जी हाँ, हो सकता है कि वो आपके कॉमन फ्रेंड्स हो, आपके और आपके पार्टनर के कॉमन फ्रेंड्स हो। तो अक्सर ये जो फ्लाइंग मंकीज होते हैं ये कॉमन फ्रेंड्स होते हैं जो तुम्हें भी जानते हैं उन्हें भी जानते हैं, लेकिन वो लोग तुम्हें सोशल मीडिया पे या तो डायरेक्टली फॉलो करके तुम्हारे पे वॉच रख रहे होते, तुम्हारे पोस्ट पे स्टॉक कर रहे होते हैं, या फिर वो किसी फेक अकाउंट से आके तुम्हारे सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे होते हैं। तो इन लोगों को टास्क दिया जाता है कि इनके बिहाफ में, नार्सिसिस्ट के बिहाफ में वो एक नार्सिसिस्ट का ही वर्क कर रहे होते हैं।
मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं ये लोग। कई बार तुमने ये नोटिस किया होगा कि घर में अचानक से कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ ऐसी बात हो जाती है, तुम्हें खटकने लगती है कि ये चीज इन्हें कैसे पता चल गई, इस चीज के बारे में इन्होंने जिक्र क्यों किया है। तो ये वो बात आती है, ये होते हैं फ्लाइंग मंकीज। फ्लाइंग मंकीज का काम होता है ये। तो इन्हीं फ्लाइंग मंकीज को एक स्पेशल टास्क दिया जाता है। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे बारे में नेगेटिव र्यूमर्स को स्प्रेड करते हैं, जिसे स्मीयर कैंपेन भी कहते हैं। और यही वो लोग हैं जो एक फेक अकाउंट बना के तुम्हारे सोशल मीडिया पे कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, हेट स्पीच भी करते हैं। और यही वो लोग हैं जो तुम्हें गैस लाइटिंग भी करते हैं और तुम्हें कुछ ऐसे मैसेज हमेशा सेंड करने लगते हैं और तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, वो तो सही है, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा गिल्ट में डाल देते हैं और ऐसा सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि तुम्हें फिर से वापस उस नार्सिसिस्ट के कंट्रोल में भेजा जाता है। ये होता है एक फ्लाइंग मंकीज का काम। तो चलिए देखते हैं फ्लाइंग मंकीज और इनेबलर्स के की रोल्स एंड बिहेवियर के बारे में। ये दोनों ही इनेबलर और फ्लाइंग मंकीज जो होते हैं एक नार्सिसिस्ट को उसकी अकाउंटेबिलिटी से बिल्कुल भटका देते हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप क्रिएट करने में कहीं ना कहीं इन दोनों का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि ये देखा जाता है एक नॉर्मल पर्सन जब किसी को यह गलत लगता है तो सामने वाले को एक अच्छी सलाह देगा और उसका घर टूटने नहीं देगा, और उसके दिमाग में यदि फितूर भी भरा होगा तो अपनी अच्छी बातों से उसको डाइवर्ट करके और वो दोनों अच्छे से प्यार से जिंदगी बिताए, इस तरह की सलाह दी जाएगी। लेकिन फ्लाइंग मंकीज और एनेबलर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी के घर टूटने में और भी ज्यादा मददगार होते हैं। तो पहला है स्प्रेडिंग लाइज एंड गॉसिप्स। तो ये जो नार्सिसिस्ट होता है आपके बारे में जितनी भी झूठी बातें फैलाई है, तो इनेबलर्स और फ्लाइंग मंकीज का काम ही ये होता है कि उसको बहुत अच्छे से नैरेट करके वो तुम्हारे जो कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड्स है उन तक के, या फिर तुम्हारे कॉलीग्स है, या फिर तुम्हारे फैमिली है, इन तक के वो सारी बातों को फैलाई जाती है अपनी तरीके से नैरेट करके, और कहीं ना कहीं तुम्हें अकेला कर दिया जाता है। सेकंड है डिफेंडिंग एब्यूजिव बिहेवियर। कई बार तुमने ये देखा होगा कि तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके रिश्तेदार है, जब भी तुमने किसी नार्सिसिस्ट पार्टनर के बारे में बताया है तो वो उसी को उसका साथ देते हुए कहते हैं कि तुम ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो, ये जितना तुम सीरियस सोच रही हो उतना सीरियस मैटर नहीं है, तुम ये सोचना छोड़ दो, सब कुछ नॉर्मल है और सबके घर में ऐसा ही होता है, अब तुम्हें इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। अब तुम सोचने पे मजबूर हो जाते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे चार दीवारी में क्या हो रहा है ये सिर्फ तुम्हें पता होता है। अब तुम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हो क्योंकि ये लोग तुम्हें इस तरह का दिमाग में भर देते हैं, कहीं ना कहीं फिर तुम सोचने लग जाते हो कि क्या मैं गलत कर रही हूँ। तो थर्ड है ट्रायंगुलेशन। ये जो एनेबलर्स है, फ्लाइंग मंकीज है, एज अ थर्ड पार्टी आप दोनों के झगड़े के बीच में, एक नार्सिसिस्ट और विक्टिम के दोनों के झगड़े के मतभेद के बीच में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जब झगड़ा काफी हो जाता है तो फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। कई बार अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा, और ये देखा जाता है कि लोग जो है विक्टिम का साइड लेना छोड़ के जो पर्सन एब्यूजर होता है उसी का साइड देते हैं, क्योंकि उनके रिलेटिव्स होते हैं और कहीं ना कहीं वो ये जताते हैं कि तुम्हें अब लाइफ को समझना होगा, तुम्हें सीरियसली लेना होगा, क्या तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी नहीं है, तुम जो भी कर रहे हो ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये लोग उसी की साइड से होते हैं। तो ये एनेबलर्स और फ्लाइंग मंकीज होते हैं। तो इनका काम ही ये होता है कि वो फिर तुम्हें उस मैनिपुलेशन गेम में ढकेलना चाहते हैं ताकि वो नार्सिसिस्ट तुम पे पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। ये इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि लोग फ्लाइंग मंकीज या एनेबलर्स क्यों बनते हैं। फर्स्ट है मैनिपुलेशन। जी हाँ, ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, मास्टर्स होते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि यही वो विक्टिम है और तुम एब्यूजर हो, तुम्हारे से वो कितना भुगत रहे हैं। और वो लोगों को कन्विंस करने में भी बहुत मास्टर्स होते हैं। वो तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है।
जबकि वो एक नार्सिसिस्ट पे ट्रस्ट कर लेंगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट इस तरह नैरेट करने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है कि लोग अक्सर उसकी बातों में आ ही जाते हैं। सेकंड है फियर। हो सकता है कि उसने उन लोगों को डरा के रखा है। कहीं ना कहीं वो लोग डरे हुए भी होते हैं इस नार्सिसिस्ट से। उन्हें लगता है कहीं हम नेक्स्ट टारगेट तो हम नहीं बनने वाले, और कहीं ना कहीं ये उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा होता है। उनका कुछ पर्सनल बेनिफिट भी जुड़ा होता है एक नार्सिसिस्ट के साथ, क्योंकि वो डरे होते हैं कि अगर हमने इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाया, ये जो भी कह रहा है उसको हमने सच नहीं माना, तो कहीं ना कहीं हमारे सारे बेनिफिट्स हमें मिलना बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो नार्सिसिस्ट होता है वो एनेबलर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा होता है। एनेबलर्स उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। अब उन लोगों को लगता है कि अगर हमने इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाया, इसकी बातों को हमने इग्नोर कर दिया, तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। इसी डर से, इसी फियर से वो उसको अक्सर सपोर्ट करते हैं। बिना मतलब कि इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। तो कहीं ना कहीं एनेबलर्स यानी नार्सिसिस्ट के जो फैमिली मेंबर्स है, उनको इस बात का डर लगा रहता है कि बुढ़ापे में हमारी हेल्प कौन करेगा। जब वो बीमार पड़ जाएंगे तो एक नार्सिसिस्ट पर्सन यानी उनका फैमिली मेंबर है, तो वो एब्यूजर जो होता है कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहा होता है। तो उन्हें ये लगता है अगर हमने अभी इसकी मदद नहीं की तो बुढ़ापे में हमारी मदद ये नहीं करेगा, और जो फाइनेंशियली हमें सपोर्ट इससे मिल रहा है तो आगे जाके बंद हो जाएगा। तो ये डर उन लोगों में मचा रहता है। थर्ड है को डिपेंडेंस एंड पीपल प्लीजिंग। इसमें आते हैं फ्लाइंग मंकीज। उन्हें कहीं ना कहीं उससे वैलिडेशन चाहिए रहता है। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी होती है, इससे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। नार्सिसिस्ट अक्सर फ्लाइंग मंकीज के रूप में अपना जो सप्लाई होता है, मान लीजिए उसकी फीमेल कॉलीग्स है, पड़ोस के कोई लेडीज़ है जिसके साथ, लेडीज़ या जेंट्स जिसके साथ भी वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आपको पता भी नहीं होता है, तो वो आते हैं फ्लाइंग मंकीज में। कई बार फैमिली मेंबर्स में भी होते हैं फ्लाइंग मंकीज। ज़्यादातर आपके पड़ोस में होते हैं फ्लाइंग मंकीज, या फिर आपके रिलेटिव्स में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए हैं, आप लोग को पता नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी फ्रेंड्स है, आपके अच्छे रिलेटिव है, आपसे बहुत मीठा मीठा बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इस नार्सिसिस्ट से सपोर्ट मिल रहा होता है। अगर वो कोई उनके कॉलीग्स है, या फिर उन आपके पड़ोसी है, या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स है, तो कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, गलत तरीके का इन्वॉल्वमेंट। इन लोगों के कुछ ऐसे सीक्रेट चैट्स होते हैं, सीक्रेट टॉक्स होते हैं जो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो उन्हें इस बात का भी डर होता है कि अगर हम उसे ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड नहीं करेंगे नार्सिसिस्ट को, तो फिर वो हमारी तारीफ कहाँ से करेगा, कहीं ना कहीं हमसे वो बोर हो जाएगा और फिर किसी और पर्सन को ढूंढ लेगा। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं अक्सर उन्हें भी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। रिलेटिव्स के साथ साथ बाहर में भी वो कई लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिनको भी ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसके पीछे उसका पर्सनल बेनिफिट छुपा रहता है। उसको यही लगता है कि इसके बदले में एक तो मैं इनके साथ अपना मतलब निकाल सकूं, हो सकता है कोई फिजिकल नीड ही वो कंप्लीट करना चाहे, या फिर वो ये भी हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे सोशल मीडिया पे तुम्हें तुम्हारे अकाउंट पे स्टॉक करके वो इन्फॉर्मेशन निकालवाना चाहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन लोगों को इससे वैलिडेशन चाहिए रहता है, और कहीं ना कहीं इसको अपनी नज़र में बहुत ऊंचा उठाना रहता है। वो लोग अक्सर इसकी नज़र में तारीफ पाना चाहते हैं, इसलिए ये सारी हरकतें करते हैं। फ्लाइंग मंकी ज़रूरी नहीं है बाहर के ही होते हैं, कई बार ये आपके ही रिलेटिव में हो सकते हैं। मान लीजिए आपके इन लॉज में जो भी आपके ननद जिठानी जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उनको कुछ हेल्प चाहिए इस नार्सिसिस्ट से, हो सकता है ये फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर रहा होता है, तो ऐसे में भी वो लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं। वो क्योंकि उनका रिलेटिव है, वो इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, न कि आप पे। तो फोर्थ है शेयर्ड ट्रेड्स एज पर्सनल गेन। ये जितने भी फ्लाइंग मंकीज होते हैं, इनमें भी नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक नार्सिसिस्ट ही होते हैं, और ये जो भी मैटर होता है उसको अपना पर्सनल मैटर समझ के, और पर्सनल, कई लोग होते हैं ना, जैसे
अगर बाहर बात बताते हैं ये नार्सिसिस्ट लोग, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है, हमारे घर में जो है वो बिल्कुल मुझे समझती नहीं है या समझता नहीं है, मैं कितना मतलब भुगत रहा हूँ उससे। तो ये लोग ना पर्सनलाइज करने लगते हैं, पर्सनलाइज करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे घर में भी ऐसा हो सकता है, अगर हमने इसकी हेल्प नहीं की तो फिर कल कल चल के हमारे साथ भी ऐसा अगर हो गया तो नहीं, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये अपना पर्सनल मैटर समझ के उस चीज को सॉल्व करते हैं। तो ये भी एक नार्सिसिस्ट की बातों में आते हैं और नार्सिसिस्ट की तरह ही सोचते हैं। ये जो फ्लाइंग मंकीज होते हैं, इनके पास खुद का दिमाग तो नहीं होता है, ये बिल्कुल उसी की तरह चलते हैं जैसे वो चलाना चाहता है, जैसे वो कंट्रोल करना चाहता है। फिफ्थ है लैक ऑफ अवेयरनेस। इन लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती है कि जिस पर्सन यानी एक नार्सिसिस्ट को ये लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, कल चल के एक नार्सिसिस्ट और विक्टिम के बीच अगर झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर इस विक्टिम ने जाके केस कर दिया, तो ये जितने भी एनेबलर्स है, फ्लाइंग मंकीज है, वो लोग भी खींचे जाएंगे, कहीं ना कहीं ये लोग भी फंस सकते हैं। तो ये वीडियो आपके एनेबलर्स और फ्लाइंग मंकीज तक तो पहुंचनी ही चाहिए। उनको ये बात का डर जरूर होना चाहिए कि अगर वो लोग तुम्हारे नार्सिसिस्ट पार्टनर का साथ दे रहे हैं तो कल चल के कोर्ट में वो भी खींचे जा सकते हैं, उन्हें डर के रहना पड़ेगा, अदरवाइज इनको हर्जाना देना पड़ेगा, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो चलिए आप देखते हैं कि हाउ टू डील विद देम, एनेबलर्स और फ्लाइंग मंकीज से कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने अपने आप पे फोकस करते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के साथ इन लोगों के साथ डील करना स्टार्ट करना होता है। तो फर्स्ट है, यू डोंट नीड टू जस्टिफाई योरसेल्फ और कन्विंस देम ऑफ योर रियलिटी। तुम्हें इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी है कि उनको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है या जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है अपने आप को कि मैं यहाँ सही हूँ, मैं यहाँ गलत हूँ, या आपको बिल्कुल कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ, इस पे विश्वास करो। ये सब आप मनाने के चक्कर में आपका टाइम खराब होगा, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएंगी, लेकिन वो लोग ट्रस्ट नहीं करने वाले, ट्रस्ट में। लिमिट कॉन्टैक्ट्स, आपको आपके कॉन्टैक्ट्स को लिमिट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड रहोगे, हो सकता है आपके रिलेटिव्स है आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे और आपको ट्रस्ट दिलाएंगे कि हम तुम्हारे साइड से हैं, हम तुम्हें समझ रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि वो एक भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई मीठा मीठा बात करने वाला सच में अच्छा ही होता है। कई बार वो तुमसे कुछ निकालवाना चाहते हैं और तुम्हारे अंदर से जो निकल जाएगा वो उसको अपडेट करते रहते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि बहुत कम से कम, जिस पे पूरी तरीके से आप ट्रस्ट कर सकते हो, खुद के फैमिली मेंबर्स से बताइए, या फिर खुद के कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड है जो तुम्हारी नज़र में बहुत ज़्यादा लॉयल है, बस उसी को आप बता सकते हो, लेकिन अपने रिलेटिव्स को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट्स लिमिट रखिए, किसी से बार बार बात मत कीजिए, किसी से शेयर मत कीजिए। फोर्थ है गो नो कॉन्टैक्ट। जी हाँ, अब आपको पता चल चुका है कि जो आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर है उसका बिहेवियर और उसका ये जो नेचर है कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो अब आपने उसके साथ बहुत ही कॉन्टैक्ट्स को कम कर देना चाहिए या कट ऑफ कर देना चाहिए, और यही एक हेल्दीएस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी हार्म पहुंचा सकता है। तुम्हारे बाउंड्रीज को तोड़ के वो फिर से एंट्री करके वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अब तुम सीख रहे हो कि तुम्हें उसके साथ कैसे रहना है। अभी पूरी तरीके से तुम कट ऑफ नहीं हो सक रहे हो और उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट बाउंड्रीज सेट करके और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रह के उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सिक्स्थ है अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, यानी उनका आमना सामना करने से बचो। उनका मीन्स enablers और flying monkeys का। Do not engage in arguments और do not try to expose the narcissist to them, यानी उनके साथ बिल्कुल भी आर्गुमेंट में एंगेज मत हो जाना, enablers और flying monkeys। और एक नार्सिसिस्ट को एक्सपोज करने के लिए उनके पीछे मत पड़ जाना कि मैं सब सच जानती हूँ कि वो कैसा पर्सन है, तुम समझ नहीं रहे हो, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो वो ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। क्योंकि इससे जो है एनेबलर्स और फ्लाइंग मंकीज को एक ड्रामा और अटेंशन मिल जाता है, वो इसमें और एंगेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और भी चीजें खुद खुद के पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम खुद उसमें फंस जाओगी, क्योंकि सवाल तुमसे पूछे जाएंगे कि तुम क्या कर रहे थे, तुम कहाँ गलत थे, तुमने ऐसा क्या किया था।
तो तुम चाह रहे थे कि वो तुम्हें समझे, लेकिन वो तुम्हें न समझते हुए तुम्हें ही उलझा के रख देंगे। कहीं ना कहीं तुम अपने ही इसमें उलझ जाओगे और फिर उस टॉपिक को वहीं छोड़ दोगे और कहीं ना कहीं खुद इस गिल्ट में रहोगे कि मैंने क्यों बता दिया उनसे। 7th है सपोर्ट। तो जो कोई भी विक्टिम है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही किसी फैमिली मेंबर, कोई ट्रस्टेड फैमिली मेंबर से या फिर उसकी कोई खास फ्रेंड उससे या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अपनी ये सारी चीजें डिस्कस कर सकता है और उनसे हेल्प ले सकता है। हो सकता है इन बातों का कोई सॉल्यूशन निकल के ना आए, लेकिन एटलीस्ट वो खुद को रिलैक्स फील करेगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अगर हेल्प यदि ना भी कर पाए तो एटलीस्ट वो सुन तो लेंगे, तो तुम थोड़ा अपने आप को बेटर फील करने लगोगे कि एटलीस्ट तुमने अपने दिल का हाल और अपनी प्रॉब्लम्स जो है किसी ऐसे व्यक्ति से बताया है जो तुम्हारे लिए विश्वास के है। एंड द लास्ट वन 8th है प्रियोरिटाइज योर सेल्फ केयर। अभी तुम्हें अपने आप के सेल्फ ग्रोथ पे पूरा फोकस करना है। अब तक तुमने अपने इमोशंस को ऐसे लोगों पे खर्च किया था जो कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे और तुम्हारे इमोशंस की बिल्कुल कोई कदर नहीं करते थे। इसलिए अब वो चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए खुद पे फोकस कीजिए, हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए। कहीं ना कहीं मेडिटेशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो मेडिटेशन कीजिए और हो सके तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से विजिट लेके और ये सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे और मैं चाहती हूँ कि जितने भी विक्टिम्स हैं जो नार्सिसिस्टिक पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो अपनी लाइफ में हीलिंग स्टार्ट कर दे और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए, सेल्फ ग्रोथ करे और बहुत पीसफुल लाइफ जिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।